हमारी पूरी जिंदगी एक झूठ है और ये झूठ छुपा हुआ है हमारे फोन की स्क्रीन में। यकीन नहीं होता तो अपना फोन उठाइए और गूगल मैप्स खोलिए। अब जमीन पर जूम करिए, सब कुछ क्लियर है। माउंटेन्स, वैली, रोड्स, बिल्डिंग्स। अब इसके बाद जरा समुद्र पर जूम करिए, आपको वहां भी सब कुछ दिखेगा। समुद्र के नीचे बड़े बड़े पहाड़, गहरी खाइयां, लंबी ट्रेंचेस। पहली नजर में लगेगा कि हमने समुद्र का पूरा नक्शा बना लिया है, जैसे जमीन का बनाया है। लेकिन सच ये है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि समुद्र की इन गहराइयों तक ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना ही सैटेलाइट्स की रेडिएशन बीम्स। तो अब सवाल ये है कि अगर फिर गूगल मैप्स को ही ये नहीं पता है कि समुद्र के अंदर क्या मौजूद है, तो फिर वो उबड़ खाबड़ माउंटेन रेंजेस और ट्रेंचेस को दिखाता क्यों है? और क्यों जहां दूसरी तरफ हम मार्स और मून के सरफेस का एक्यूरेट मैप कर रहे हैं, वहीं हम हमारे ही प्लेनेट अर्थ के ओशियन को मैप क्यों नहीं कर पा रहे? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं हमारे ही ओशियन की एक ऐसी रियलिटी आपको बताने वाला हूं जिसे जानने के लिए शायद आप भी रेडी ना हो। गाइस, इमेजिन कीजिए कि आप बीच से पानी में उतर रहे हैं। सिर्फ 10 मीटर नीचे जाते ही आपकी बॉडी पर प्रेशर बढ़ने लगता है, इतना प्रेशर कि आपको चेस्ट पर एक्स्ट्रा वेट फील होने लगेगा। सिर्फ 40 मीटर नीचे जाते ही स्कूबा डाइवर्स का सेफ लिमिट जोन आ जाता है। इससे नीचे जाना नॉर्मल इंसानों के लिए डेंजरस है। 100 मीटर पर सनलाइट वीक होने लगती है, पानी का ब्राइट ब्लू कलर धीरे धीरे डार्क ब्लू और फिर ब्लैक होने लगता है। 200 मीटर के बाद आसपास की पूरी दुनिया एलियन वर्ल्ड लगने लगती है। लाइट कम, टेम्परेचर कोल्ड और प्रेशर हर सेकंड बढ़ता हुआ। लेकिन अभी भी हम ओशियन के अपर पार्ट में है, मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब और नीचे चलते हैं। 332 मीटर पर आप आईफल टावर जितनी हाइट के बराबर डेप्थ पर पहुंच जाते हो। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्काई में नहीं बल्कि ओशियन के अंधेरे में नीचे जा रहे हो। 500 मीटर पर लाइट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अगर आप अपना हाथ अपने फेस के सामने रखो तो शायद वो भी क्लियरली ना दिखे। 828 मीटर पर बुर्ज खलीफा जितनी हाइट कंप्लीट हो जाती है, यानी अगर दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग को सीधा ओशियन में खड़ा कर दिया जाए तो उसका टॉप यहीं कहीं आसपास तक जाएगा। अब इसके बाद अगर और नीचे जाएं तो 1000 मीटर के आसपास सनलाइट का कोई रोल ही नहीं बचता। यहाँ कंप्लीट डार्कनेस है। सबसे स्कैरी बात यह है कि 1000 मीटर तक जाने के बाद भी आप ओशियन के सिर्फ एक छोटे से ही पार्ट तक आए हैं। ओशियन का मेजॉरिटी हिस्सा तो अभी भी इसके नीचे मौजूद है। 1220 मीटर के आसपास ये वो डेप्थ है जहां पर पावरफुल मिलिट्री सबमरीन्स ऑपरेट करती हैं। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर सबमरीन की बॉडी में छोटी सी भी क्रैक आ जाए तो पानी पूरी सबमरीन को इम्प्लोड करके क्रश कर देगा, जो पास्ट में कई बार हो भी चुका है। इसके बाद हम आते हैं 3800 मीटर पर, जहां टाइटैनिक का रैक पड़ा है। यहाँ पानी का प्रेशर 5500 से लेकर 6000 psi का होता है। इंसान बिना स्पेशल मशीन के एक सेकंड भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए साल 1912 में जब टाइटैनिक शिप डूबा तो उसकी यही एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने में हम इंसानों को 73 साल लग गए। क्योंकि देखो, इस जगह तक पहुंच पाना और वहां पर पड़ी हुई किसी भी चीज को ढूंढना किसी भी परफेक्ट मशीन के बिना हम इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। इसी रीजन के पास 2023 में ओशियनिक गेट का टाइटन सबमर्सिबल भी कोलैप्स हुआ था। जिसके बाद अगर हम और ज्यादा गहराई तक चले जाएं तो आती है ओशियन की सबसे डीप जगह, यानी कि चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच में। ये लगभग 10,900 मीटर से भी ज्यादा डीप है। अगर माउंट एवरेस्ट को इस ट्रेंच में उल्टा करके डाल दिया जाए तो भी उसके ऊपर पानी का गैप बचा रहेगा। सोचो, माउंट एवरेस्ट जैसा जायंट पर्वत भी समुद्र की इस गहराई के सामने छोटा लगने लगता है। ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही कम लोग इस डेप्थ पर फिजिकली गए हैं और इसलिए डीप ओशियन का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा ह्यूमंस ने अपनी आंखों से देखा है। मतलब हमारे ही प्लेनेट पर पूरी एक अननोन दुनिया छिपी हुई है, जहां डार्कनेस, प्रेशर और ऐसी लाइफ भी मौजूद है जिनको देखने के बाद आप खुद उन्हें एलियंस बोलने लगेंगे। बट सैडली हम उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर अगर सनलाइट ओशियनिक फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पा रही है तो भाई हम उसका मैप बना कैसे लेते हैं? आखिर क्यों गूगल मैप्स पर हमें कैसे पानी के नीचे डूबे हुए पहाड़ और घाटियां दिखती हैं जब वहां पर कोई मशीन या इंसान गया ही नहीं?
देखो, इसे समझने के लिए हमें पानी में नीचे नहीं बल्कि आसमान में ऊपर जाना होगा। असल में साल 1997 में दो अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट वॉल्टर एच.एफ. स्मिथ और डेविड टी. सैंडवेल ने ये सोचा कि अगर हम पिछले कुछ सालों के सैटेलाइट डेटा को कंबाइन करें तो उससे हमें ओशियन के नीचे होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटीज और जायंट स्ट्रक्चर का मैप बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सैटेलाइट डायरेक्टली ओशियन के फ्लोर को नहीं देख सकती, तो फिर आखिर वो ओशियनिक बेड का मैप बनाएगी कैसे? देखो, इसके लिए हमारी सैटेलाइट्स सबसे पहले ओशन के सरफेस को मेजर करती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र का सरफेस कंप्लीटली फ्लैट नहीं होता। देखो, अगर ओशन फ्लोर के नीचे कोई बड़ा अंडर वाटर माउंटेन होता है तो उसका ग्रेविटी पुल ऊपर से पानी को थोड़ा नीचे की तरफ खींचता है। इस प्रोसेस की वजह से सरफेस पर एक बहुत हल्का सा उभार बन जाता है। लेकिन इससे उलट अगर नीचे डीप ट्रेंच है तो सरफेस पर हल्का सा डिप बनता है। सैटेलाइट स्पेस रेडार सिग्नल भेजकर ओशियनिक सरफेस की हाइट मेजर करती है। जहां पर पानी थोड़ा सा ऊपर है, सैटेलाइट ये मान लेती है कि वहां पर नीचे माउंटेन हो सकता है। ठीक इससे उलट पानी जहां पर थोड़ा सा नीचे होता है वहां पर ट्रेंच हो सकती है, और इसी तरीके से साइंटिस्ट ओशियनिक फ्लोर का रफ मैप बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये मैप रफ होता है, एग्जैक्ट नहीं। सैटेलाइट मेथड में सिर्फ बहुत बड़े फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि ह्यूज अंडर वाटर माउंटेन्स या फिर लार्ज ट्रेंचेस। छोटी वैलीज, स्मॉल हिल्स, रैक, केबल्स या फिर आसमान से डूबे हुए पानी के जहाज जैसी छोटी चीजें इन तरीके के मैप्स में डिटेक्ट नहीं होती, और इसलिए गूगल मैप्स पर ओशियन फ्लोर जो डिटेल्ड में दिखता है वो मोस्टली सैटेलाइट का अंदाजा और लिमिटेड सोनार डेटा का मिक्स होता है। इसलिए जब आप ओशियन एरिया पर जूम करते हो तो डिटेल सडनली अनक्लियर हो जाती है, क्योंकि वहां एक्चुअल हाई रेजोल्यूशन डेटा हमारे पास मौजूद ही नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में सैटेलाइट्स हमें एग्जैक्ट मैप देने की बजाय सिर्फ गैस लगाती है, लेकिन गैस जब पूरे ही तरीके से प्रॉपर नहीं होता तो वहां पर एक और चीज का इस्तेमाल किया जाता है जो इस वक्त हम और आप अभी भी कर रहे हैं। तो जैसा अभी तक हमने जाना कि समुद्र में एक पॉइंट के बाद लाइट फेल हो जाती है, लेकिन तब भी उस कंडीशन में साउंड ट्रैवल कर सकती है। साइंस के इस मेथड को सोनार मैपिंग कहा जाता है। सोनार का फुल मीनिंग होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें शिप या फिर मशीन से साउंड वेव पानी के अंदर भेजी जाती है। वो साउंड ओशियन फ्लोर से टकराकर वापस आती है। मशीन मेजर करती है कि साउंड को नीचे जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा टाइम लगता है मशीन ये मान लेती है कि गहराई उतनी ही ज्यादा है। इस एक सिंपल से आइडिया ने कंप्लीट ओशियन की मैपिंग को बदल कर रख दिया। पहले सोनार का इस्तेमाल सिर्फ सबमरीन्स को वॉर के समय पर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने यह समझा कि इसी टेक्नोलॉजी से ओशियन फ्लोर की डेप्थ को भी मैप किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शुरुआत के सोनार सेंसर बहुत बेसिक थे। इस प्रोसेस में एक शिप के नीचे की तरफ एक साउंड पल्स भेजा जाता था और सिर्फ उससे नीचे की डेप्थ का एक नंबर मिलता था। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में शिप जहां से गुजर रहा होता था सिर्फ उसी एक पतली लाइन का ही डेटा हमें मिलता था। शिप के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में ओशियन के नीचे क्या मौजूद है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं होता था। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप एक अंधेरे रूम में हो और आपके पास सिर्फ एक पेंसिल जितनी थिन टॉर्च है। अब आप सिर्फ वही जगह देख पाओगे जहां पर टॉर्च की लाइट पड़ेगी, बाकी कंप्लीट रूम आपके लिए डार्क होगा। अर्ली सोनार के साथ ओशियन मैपिंग भी ऐसी ही होती थी। कुछ लाइंस मैप्ड लेकिन नीचे का मैसिव एरिया ब्लैंक होता था। ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी थी और इसका सोल्यूशन निकाला एक ऐसी लेडी ने जिसको ओशियन में जाने की परमिशन तक नहीं थी। देखो, मॉडर्न सोनार आने से पहले एक वुमन साइंटिस्ट ने ओशियन फ्लोर को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। उनका नाम था मैरी थार्प। 1948 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में काम करती थी। उस टाइम पर लेडीज को रिसर्च शिप में जाना अलाउड ही नहीं था। मतलब उस समय पर मैन ओशियन में जाते थे, सारा डेटा कलेक्ट करते थे और मैरिन अपने ऑफिस में बैठकर उस डेटा के आधार पर ओशियन के नीचे क्या क्या मौजूद हो सकता है उसको हाथ से मैप किया करती थी। लेकिन उनके पास सिर्फ उसी एरिया के डेप्थ नंबर्स होते थे जहां जहां शिप गए होते थे। ये डेटा इनकम्प्लीट था, लेकिन मैरी ने इन सारे ही नंबर्स को कंबाइन करना शुरू किया। लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने ओशियन फ्लोर की शेप ड्रॉ करनी शुरू की, जिसके बाद मैरी थार्प को अटलांटिक ओशियन के नीचे एक अजीब पैटर्न दिखा। ये था ओशियन के मिड में एक मैसिव अंडर वाटर माउंटेन चेन, जिसे आज हम मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। उस रिज के
बीच में एक डीप क्रैक जैसा एक स्ट्रक्चर भी मौजूद था। जब उन्होंने ये डेटा अपने पार्टनर ब्रूस हीजन को दिखाया तो क्योंकि ये डेटा एक लेडी ने निकाला था तो उन्होंने पहले इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब अर्थक्वेक डेटा से वही पैटर्न शो हुआ तब साइंटिस्ट को यह मानना पड़ा कि मैरी सही थी। इसी डिस्कवरी ने टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट को समझने में हम इंसानों की सोच को बदला, क्योंकि गाइस यही वो प्रूफ था जो हमें ये दिखा रहा था कि ओशियन फ्लोर डेड नहीं है। धरती की प्लेट्स मूव करती हैं, कॉन्टिनेंट शिफ्ट होते हैं और ओशियन के नीचे भी मैसिव जियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं, और ये सब एक ऐसी साइंटिस्ट ने समझा जिसे रिसर्च शिप पर जाने की परमिशन तक नहीं थी। मैरी थार्प के मैप रिवोल्यूशनरी थे, लेकिन इनमें भी एक प्रॉब्लम थी कि इनके पास डेटा इनकम्प्लीट था। मैप्स में सिर्फ वही एरिया एक्यूरेट थे जहां पर शिप गए थे, बाकी एम्प्टी एरियाज को साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर फिल किया गया था। मतलब इन शॉर्ट मैप्स काफी खूबसूरत थे, यूजफुल थे, लेकिन एक्यूरेट नहीं थे। और इनकम्प्लीट ओशियन मैप कितने डेंजरस हो सकते हैं ये दुनिया को 2014 में समझ में आया, जब मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 डिसअपीयर हो गया। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें रिसर्चर्स को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मार्च 2014 में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 इंडियन ओशियन के ऊपर डिसअपीयर हो गया। प्लेन का सिग्नल लॉस्ट हो गया, लोकेशन अनक्लियर थी और सर्च टीम को ओशियन के एक मैसिव एरिया में सर्च करना पड़ा। जब टीम ने पॉसिबल क्रैश जोन में ओशियन फ्लोर को स्कैन करना शुरू किया तब उन्हें शॉक लगा। असल में जो ओल्ड मैप्स उन्हें दिए गए थे उसमें समुद्र का जो एरिया स्मूथ और बोरिंग ओशियनिक फ्लोर लग रहा था, एक्चुअली में वहां पर डीप वैलीज, अंडर वाटर माउंटेन्स और ह्यूज कैनियंस निकले। मतलब जिस जगह प्लेन ढूंढा जा रहा था उसका एग्जैक्ट मैप किसी के पास मौजूद नहीं था। हम सबको पता है कि बोइंग 777 जैसा ह्यूज एयरक्राफ्ट भी किसी डीप कैनियन या फिर रफ अंडर वाटर टेरेन में अगर गिर जाए तो उसे ढूंढना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो सकता है। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाया, जिससे हमें ये समझ में आया कि हम एक मिसिंग प्लेन को उस ओशियन में ढूंढ रहे थे जिसका फ्लोर ही प्रॉपरली मैप तक नहीं किया गया था। और इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सर्च ऑपरेशन लगभग 2 साल और 10 महीने तक चला था, लेकिन आज भी MH370 का कोई नामो निशान नहीं है, और ये सच आपको कोई भी डिपार्टमेंट कभी नहीं बताएगा। लेकिन देखो, ये तो बात हो गई काफी साल पुरानी। अब सवाल ये है कि क्या फिर आज की डेट में हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम ओशियन फ्लोर को मैप करने वाली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें? देखो, उसका जवाब है यस, हमारे पास एक तरीका है और आज की डेट में हम उसे यूज भी कर रहे हैं। आज साइंटिस्ट मल्टी बीम सोनार यूज कर रहे हैं। इसमें एक सिंगल साउंड वेव नहीं जाती, बल्कि एक साथ हंड्रेड्स ऑफ साउंड बीम्स फैन शेप में ओशियनिक फ्लोर से जाकर टकराती हैं। मतलब आज की डेट में एक शिप सिर्फ एक पतली लाइन को ही नहीं बल्कि काफी बड़े एरिया में ओशियनिक फ्लोर स्ट्रिप्स को स्कैन करता है। अगर ओशियन 4000 मीटर गहरा है तो मल्टी बीम सोनार एक बार में कई किलोमीटर वाइड एरिया का डेटा कलेक्ट कर सकता है। डीप ओशियन में ये 10 से 50 मीटर लेवल तक का डिटेल देता है और शैलो कोस्टल एरियाज में ये डिटेल और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी काफी पावरफुल है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। आज एक रिसर्च शिप को चलाना काफी कॉस्टली होता है। इसके साथ ही ओशियन इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर पूरी दुनिया के सारे शिप्स को मैपिंग करने के काम में लगा दिया जाए तो भी फुल मैपिंग करने में टाइम बहुत लगेगा और खर्चा इतना होगा कि शायद उतने में हम एक कंप्लीट देश को डेवलप कर लें। और इसलिए अब इस चीज को छोड़कर अंडर वाटर रोबोट्स का यूज बढ़ रहा है। AUVs यानी कि ऑटोनोमस वाटर व्हीकल्स अंडर वाटर ड्रोन्स की तरह होते हैं जो बिना ह्यूमन पायलट के ओशियन के नीचे जा सकते हैं, प्रोग्राम्ड रूट फॉलो कर सकते हैं और फ्लोर को लाइन बाय लाइन स्कैन कर सकते हैं। इस तरह ये सिस्टमैटिकली ओशियन फ्लोर का मैप बनाते हैं। ह्यूमंस के लिए ये काम बोरिंग, स्लो और रिस्की होता है, लेकिन रोबोट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। AI भी सोनार डेटा एनालाइज करने में हेल्प करता है, जिससे साइंटिफिक डेटा को फास्टर प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ओशियन फ्लोर का मेजॉरिटी पार्ट अभी भी अनमैप्ड है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 2017 में सीबेड 2030 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसका गोल है 2030 तक पूरे ओशियनिक फ्लोर का मैप बनाना। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब ओशियनिक फ्लोर का हाई रेजोल्यूशन डेटा मैप बहुत ही कम था। आज ये नंबर 28% के आसपास पहुंच चुका है। हर नए साल के साथ नए शिप्स, नेवीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज हर कोई एक दूसरे के साथ अपने डेटा को शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ओशियनिक फ्लोर आज की डेट में बहुत तेजी के साथ मैप किया जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है और वो ये है कि आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जो इस डेटा को इंटेंशनली शेयर नहीं करती। क्योंकि देखो, ओशियनिक फ्लोर का मैप मिलिट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबमरीन्स कहाँ मूव कर रही हैं, अंडर वाटर केबल कहाँ पर बिछी हुई है, नेवल रूट्स कैसे बने हुए हैं, ये सब कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है। और इसलिए आज की डेट में ओशियनिक फ्लोर को मैप करना सिर्फ एक साइंस ही नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स, मिलिट्री सीक्रेट्स और नेशनल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है। पर हमें ये समझना होगा कि ओशियनिक फ्लोर को मैप करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां सिर्फ रॉक्स और सैंड नहीं, वहां लाइफ भी है, ऐसी लाइफ जिसके बारे में हमें प्रॉपरली पता तक नहीं। साइंटिस्ट क्लियरली इस चीज को क्लेम करते हैं कि आज भी मरीन स्पीशीज का बहुत बड़ा पार्ट ऐसा भी मौजूद है जिसे इंसानी आंखों ने आज तक नहीं देखा। एग्जांपल के लिए 1977 में गालापैगोस रिफ्ट के पास हाइड्रोथर्मल वेंट डिस्कवर हुए। ये ओशियन फ्लोर से निकलने वाले हॉट वाटर फाउंटेन के जैसे थे। सबको लगता था कि सनलाइट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन इन वेंट्स के पास पूरी एक दुनिया मिली। जायंट ट्यूब वॉर्म्स, स्ट्रेज श्रिम्प्स, बैक्टीरिया बेस्ड इकोसिस्टम्स। ये ऑर्गेनिज्म सनलाइट पर तो डिपेंड तक नहीं करते, ये प्रैक्टिकली केमिकल एनर्जी से सरवाइव करते हैं। मतलब ओशियन फ्लोर ने हमें ये दिखाया है कि लाइफ उन जगहों पर भी एग्जिस्ट करती है जहां पर हम कभी इमेजिन नहीं करते। और इसी वजह से ओशियनिक फ्लोर की मैपिंग की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। हम मार्स पर रोवर भेज रहे हैं, मून पर बेस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, टेलीस्कोप से यूनिवर्स के डीप कॉर्नर्स देख रहे हैं, लेकिन अपनी ही धरती के ओशियन फ्लोर का मैप अभी भी इनकम्प्लीट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो ओशियन फ्लोर है जहां से इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं। ये वही ओशन है जहां मिसिंग शिप्स, लॉस्ट प्लेन्स, अननोन स्पीशी, अंडर वाटर वॉल्केनोज और हिडन इकोसिस्टम मौजूद है। और सच्चाई ये भी है कि आज तक हम और आप हर कोई धरती पर मौजूद इसी ओशियन के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। सो आई होप गाइज आज की ये वीडियो, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या हमें यूनिवर्स को छोड़कर पहले अपने ओशन को ढंग से मैप करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल बनाए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ना भाई, इसे भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।